इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्लब आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। लेट्स लर्न, बिल्ड एंड इनोवेट टुगेदर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल पंकज सर टू टेक ओवर द प्लेटफॉर्म। Hello dear students, today I will discuss here about the basic components of electronics which you have already studied in your first sem or second sem, है ना? yes. उसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग पढ़ते तो हैं, है ना? लैब्स में जाते हैं, प्रैक्टिकल्स भी करते हैं। लैब्स में किट्स अवेलेबल हैं, पार्टिकुलर कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कर लिया, क्या आउटपुट आया, क्यों आया, कौन कौन से कंपोनेंट्स अंदर लगे हुए हैं, किन कंपोनेंट्स से मिलकर के वो किट डिजाइन की गई है, उसका पर्पस क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है, जबकि होना चाहिए अगर हमें सीखना है तो। आप डायोड पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रैक्टिकल करते हैं। डायोड को प्रैक्टिकली आपने पढ़ा भी है, थ्योरेटिकली भी पढ़ा है, प्रैक्टिकली भी पढ़ा है कि एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है जो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करती है, रिवर्स बायस में काम नहीं करती है ना? बट अगर फिजिकल कंपोनेंट आपको आपके हाथ में दिया जाए, यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई कि विच कंपोनेंट इज दिस, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। तो आज हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Yes, sir. Yeah. सबसे पहले बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स। तो बेसिकली आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कंपोनेंट्स को मेजरली इन 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। पैसिव कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं या किनको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स? शुद्ध भाषा में बोलें तो वो कंपोनेंट्स जो वोल्टेज या करंट का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते, दे आर नॉट एम्प्लीफाइंग द वोल्टेज और करंट, दोज आर कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक रजिस्टर, इट कंज्यूम्स द करंट, capacitor stores the energy, and inductors, so these are the passive components। ठीक है? सेकेंड पार्ट है जिसके बाद में इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स निकाल के लगाओ उसको। नहीं हुआ। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हैवी स्विचेस आते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पे बंद करते हैं, है ना? वो पार्ट, वो स्विचेस जो मैकेनिकल के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है स्विचेस को बनाने के लिए, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस। दे आर हैवी ड्यूटी स्विचेस। नॉर्मली हम लोग जो ये स्विच यूज करते हैं, दीज आर द प्योर इलेक्ट्रिकल स्विचेस। नॉर्मल इसमें अरेंजमेंट रहता है, जैसे ही ऑन करते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, पत्ती शॉर्ट हो जाती है और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। मैकेनिकल स्विचेस क्या होते हैं? दे आर डिजाइन्ड फॉर हैवी एप्लीकेशन।
जहाँ पर हैवी वोल्टेज या हैवी करंट फ्लो करता है तो वहां पर ये स्विचेस बर्न आउट हो जाएंगे, गल जाएंगे, प्लास्टिक है तो वहां पर मेटल्स का यूज किया जाता है, तो वो कंपोनेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट्स जो वोल्टेज या करंट का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, दे आर एबल टू एम्प्लीफाई और इंक्रीज द सिग्नल लेवल, इट मे बी वोल्टेज, इट मे बी करंट, दोज आर कॉल्ड active components, just like transistor and FETs, field effect transistor, MOSFETs, metal oxide semiconductor field effect transistor, IGBTs, so many things, and best voltage and current source. So these are the active components. Next one is optoelectronic components. Optoelectronic components कौन से होते हैं? वो कंपोनेंट्स, वो कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स जिन पे हम एनर्जी लाइट के फॉर्म में इमिट हो सके या एब्जॉर्ब हो सके, जस्ट लाइक एलईडीज है ना, एंड फोटोडायोड्स, एलडीआर्स, दीज आर द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट वन इज आईसी. The full form is IC is integrated circuit. Integrated circuit is nothing but a complete circuit provided on a compact form. Suppose that you have done your practicals, you have studied digital electronics and basic logic gates, AND gate, OR gate, NOR gate. Basically आप लोगों ने AND gate, OR gate, NOR gate को पढ़ा क्लासरूम प्रोग्राम में कि कैसे वो काम करते हैं, है ना। आउटपुट किस कंडीशन में हाई होता है, कौन सा लॉजिक गेट हम किस लिए प्रयोग करते हैं, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए या इन्वर्जन के लिए, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो वहां पे तो आपने लॉजिक गेट पढ़ा। जब आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो तो वहां पर आपको लॉजिक गेट नहीं दिखता है, वहां पर उसके इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी दिखता है। बेसिकली वो जो लॉजिक गेट है वो भी किसी न किसी सर्किट से मिलके बना है, कंप्लीट सर्किट, तब वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा है। तो वो कंप्लीट सर्किट मैन्युफैक्चर किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्लीट डिवाइस का सर्किट होते हैं जिनको हम अपने या रोबोटिक्स में यूज करते हैं टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन, अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक है, अभी आप लोगों ने IC 741 के बारे में पढ़ा होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। देयर आर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जस्ट लाइक द एडर, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर एंड ऑसिलेटर्स इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जब हम उसको स्टडी करते हैं। सो IC क्या है? एक कंप्लीट सर्किट है जो हम स्टडी करते हैं किसी भी डिवाइस को या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ओपैम्प का IC 741 कंप्लीटली एम्पलीफायर की IC है जो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, तो एडर के लिए अलग से IC आता है या बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑन बोर्ड कंप्लीट IC भी आता है, सबट्रैक्टर के लिए भी आता है, इंटीग्रेटर के लिए भी आता है, डिफरेंशिएटर के लिए भी आता है। So this is called integrated circuits. Passive components, just like जो भी आपको डेफिनेशन बताई, फ्यूज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडेंसर हो गया, मींस कैपेसिटेंस हो गया, है ना। ठीक है, तो वो तो बेसिक कैटेगरी थी। अभी पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको हम फिजिकली चेक कैसे करें, टेस्ट कैसे करें। सबसे मेन पॉइंट आता है कि हाउ टू टेस्ट द कंपोनेंट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए एक डिवाइस आती है दैट इज कॉल्ड मल्टीमीटर। आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। जब कभी आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाते हैं तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं और वो इस टाइप का मल्टीमीटर रखता है ना। मल्टीमीटर बेसिकली दो टाइप्स के आते हैं, एक एनालॉग मल्टीमीटर आता है
और दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर आता है। एनालॉग मल्टीमीटर में वो एनालॉग डिस्प्ले रहता है जिसमें एक स्पिंडल रहता है और वो पार्टिकुलर डिवाइस जो भी कंपोनेंट टेस्ट करना है, उससे चेक करना है, उस पे उस स्पिंडल मूव करता है, उसकी रेजिस्टेंस या वोल्टेज या करंट करता है। इलेक्ट्रिशियन को पता है कि ये बेसिक जो कंपोनेंट है इसमें कितना रेजिस्टेंस आता है या किस वैल्यू का रेजिस्टेंस आता है, वो जज करके बताता है कि नहीं ये कंपोनेंट खराब हो सकता है ना। इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है हमारा मल्टीमीटर, जो डिजिटल मल्टीमीटर है। इससे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर कभी आप इसको ध्यान से देखें तो उसमें मेजरमेंट रहता है इधर, ठीक है, एक साइड सीधी लाइन बनी रहती है तो इधर हम डीसी मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरे साइड एसी का सिग्नल होता है तो इधर हम एसी के मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। मेजरमेंट कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? यू कैन मेजर द एसी वोल्टेज, यू कैन मेजर द एसी करंट, यू कैन मेजर द डीसी करंट, यू कैन मेजर द डीसी वोल्टेज आल्सो, ठीक है। एसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हो। कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हो कि कंपोनेंट वर्किंग है कि नहीं है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर कोई एक वायर का बंडल है ना, बहुत बड़ा वायर का बंडल है और आपसे ये पूछा जाए आप ये चेक करके बताइए कि वायर ब्रोकन है बीच से या नहीं है, और ऊपर तो उस पे कोर है, अंदर कोर है, ऊपर क्लैडिंग है, कैसे आप चेक करोगे? क्या तरीका हो सकता है? बहुत बड़ा वायर का बंडल है, आप देखते हो ना इलेक्ट्रिकल वायर आता है, पूरा बंडल रहता है जिसमें हजारों मीटर वायर रहती है, और आपसे अगर पूछा जाए कि प्लीज चेक द वायर, इट इज ब्रोकन और नॉट, बीच से ब्रोकन है या नहीं है, क्या करोगे? वोल्टेज कैसे? आपको कहीं सप्लाई नहीं देनी है वायर में, है ना। एक्सरे तो है नहीं हमारे आंखों में जो हम एक्सरे डाल करके देख लेंगे कि कहीं से बीच से टूटा हुआ है वायर, उसमें बस ये बहुत छोटी डिवाइस काम आती है। विद इन सेकेंड वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर कि ये वायर ब्रोकन है या नहीं। उसके लिए हम करते हैं कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। यहाँ पर मल्टीमीटर में एक बजर मोड रहता है, ठीक है। तो इस मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेट करते हैं और बजर मोड पे सेट करने के बाद ये ऑफ कंडीशन में है मल्टीमीटर, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद में हम ये बजर मोड पे सेट करेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये बजर मोड है, ठीक है। बजर मोड पे सेट करने के बाद में जो वायर है, वायर के दोनों एंड पर ये दोनों प्रॉप्स हम टच कराएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। दो एंड होंगे हमारे वायर के, दोनों एंड पे इसको टच कराएंगे जस्ट लाइक दैट। बीप की आवाज देता है, ठीक है। बजर मोड पे हमने सेट कर रखा है, मल्टीमीटर का ये बजर मोड पे अगर की आवाज देता है, इसका मतलब क्या है? वायर कॉन्टिन्यूअस है, वायर कहीं से भी ब्रेक नहीं है। अगर ये बजर की आवाज नहीं देता है, इसका मतलब है वायर कहीं कहीं से बीच से ब्रेक है। एक तो ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकती है, यहाँ पर वायर मैन्युफैक्चर किया गया हो तो प्लास्टिक पर अलग से बाद में कोट होती है, वायर का बंडल अलग से चलता है। अब ऑपरेटर सो गया, बंडल वायर का खत्म हो गया, ऊपर से सिर्फ प्लास्टिक ही चल गई, अंदर सिंगल कोर नहीं रहा। अब बहुत बड़ा बंडल है, फिर उसमें वायर लगा दिया तो बीच में फिर वायर कॉन्टिन्यूस हो गया, है ना। लेकिन बीच में कुछ ड्यूरेशन में वायर है नहीं, प्लास्टिक है, और पूरे 1000 मीटर का बंडल आपको चेक करना है, सप्लाई देनी है, तो कैसे चेक करोगे? यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? चेक कर... हाँ, 10 एम्पियर लगा है हमारा।
ये दोनों एंड वायर्स पे के एंड पे टच कराएंगे जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ से देखिए बीप की आवाज आ रही है, बीप की आवाज आ रही है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस इसमें सिग्नल फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक आ रहा है। तो इसका मतलब वायर प्रॉपर कनेक्टेड है। अगर बीच में कहीं वायर टूटा होता तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होता, तो बीप की आवाज नहीं आती, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, इसका मतलब वायर बीच से ब्रोकन है। ठीक है। इसी तरीके से जो बहुत सारे फ्यूजेस हैं, है ना, व्हीकल के फ्यूज आते हैं, बहुत सारे फ्यूज आते हैं जो ऊपर से मोस्टली फ्यूज में हमें ऊपर से वायर दिखता है कि ब्रोकन है या नहीं है। अगर नहीं दिखता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करके ही चेक कर सकते हैं कि इट इज वर्किंग और नॉट। तो ये तो मल्टीमीटर का कॉन्टिन्यूटी टेस्ट एक टेस्ट में काम नहीं आता है, बहुत सारे टेस्ट में काम आता है। अगर आपके पास कोई ट्रांजिस्टर है ना, तो ट्रांजिस्टर को भी हम चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर पे कहीं लिखा नहीं होता है इट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। शॉपकीपर के पास में जाएंगे आप, ट्रांजिस्टर का वैरायटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स आते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट रेटिंग के डायोड्स यूज होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो डायोड के भी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे मैं बात करूं बेसिक डायोड, जो आप रेक्टिफायर डायोड पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जिसका बेसिक डायोड आता है IN4007। तो जब आप कभी मार्केट में जाएंगे और आप बोलेंगे शॉपकीपर से कि हमें डायोड दे दो, तो आपकी तरफ देखिएगा डायोड तो बहुत सारे आते हैं। टेल मी द स्पेसिफिक रेटिंग ऑफ द डायोड, टेल मी द नंबर ऑफ डायोड, कहां पर आपको यूज करना है। एप्लीकेशन के अनुसार डिवाइस की रेटिंग चेंज हो जाती है। तो अगर हमें बेसिक रेक्टिफायर डायोड चाहिए तो मुझसे IN4007 मांगेंगे। ट्रांजिस्टर चाहिए, ट्रांजिस्टर में वैरायटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है उसमें कहीं पर भी एमीटर बेस कलेक्टर लिखा नहीं होता है, आपको पहचानना आना चाहिए, या तो फिर आप उसकी डेटा शीट ऑनलाइन सर्च करिए, उस पर उसका नंबर लिखा होता है। वो उस नंबर से जब आप डेटा शीट सर्च करेंगे, डेटा शीट डाउनलोड करेंगे, देन आपको डेटा शीट में पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनल यहाँ पर एमीटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। अदरवाइज दूसरा तरीका होता है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर यू कैन चेक कि इट इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, और जो तीनों टर्मिनल्स हैं वो तीनों टर्मिनल्स में एमीटर कौन सा है और बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल डिवाइस है, बहुत ही वर्सेटाइल डिवाइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्यूजेस हैं, फ्यूज किस काम में आता है तो बता सकता है, वेयर यू यूज फ्यूज, शॉर्ट सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। सेफ्टी के लिए। आपकी जितनी भी डिवाइसेस लगी घर में, सबसे बेसिक डिवाइस इन्वर्टर होती है, सबके यहाँ लगा हुआ है ना, पीछे फ्यूज लगा होता है जिससे हमारी डिवाइस भी बची रहती है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या हाई वोल्टेज आता है तो कभी कभी फ्यूज ही जलता है, डिवाइस बच जाती है। तो फ्यूज क्या है, सिंपल वायर होता है, ठीक है। अब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फ्यूजेस का यूज किया जाता है, वो वायर की मटेरियल पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर, आपकी कॉलोनी के बाहर या घरों के बाहर ट्रांसफार्मर रखा होता है जो 11 kVA को 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो 11,000 वाली लाइन आई है, ट्रांसफार्मर के जो 3 फेज होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, बहुत पतला वायर होता है, देखा है ना, दैट इज आल्सो फ्यूज। अब आप सोच लो 11,000 वोल्ट उस पतले वायर से फ्लो करता है ना। और कभी जब ओवरलोड होता है, जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है, अगर 10 kVA की वैल्यू का ट्रांसफार्मर है, आपने उस पर 15 kVA या 20 kVA का लोड डाल दिया तो जनरली उसका फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज ही उड़ता है, जिससे वो ट्रांसफार्मर बचा रहता है। नाउअडेज यूपीपीसीएल और उसमें एक चीज ऐड कर दिया है, अब ट्रांसफार्मर में भी एमसीबी आने लगा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज उड़ने से पहले एमसीबी गिर जाती है, एमसीबी गिरेगी तो फ्यूज भी बचा रहेगा। ओवरलोड जैसे ही होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, उससे ट्रांसफार्मर बचा रहता है, सेफ रहता है। अदरवाइज पता चला ट्रांसफार्मर जला, 3 दिन तक छुट्टी होगी, है ना, नहीं उसके पास में क्या करोगे,
और यूपीपीसीएल वाले तो वैसे ही महान है। तो फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रोटेक्ट द डिवाइस। देखिए मल्टीमीटर से ही टेस्टिंग का तरीका बताया गया है फ्यूज का। फ्यूज है, फ्यूज के दोनों एंड पे हमने दोनों प्रॉप्स कनेक्ट करी मल्टीमीटर की, ठीक है, और वही कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखा है। तो जैसे कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखेंगे और प्रॉप टच कराएंगे तो बीप की आवाज आएगी, इसका मतलब ये फ्यूज प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। और अगर ये फ्यूज ब्लोन आउट हो चुका है, ये वायर ब्रेक हो चुका है, तो बीप की आवाज नहीं आएगी, इसका मतलब ये डिवाइस खराब है, फ्यूज हमारा खराब हो चुका है, यू नीड टू चेंज। नेक्स्ट रजिस्टर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। रजिस्टर हम लोग देखते हैं, हमारे पास रजिस्टेंस कुछ रखे हुए भी हैं। अब रजिस्टर को हम डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस आते हैं, डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं। रेजिस्टेंस को एक तो मल्टीमीटर से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक रेजिस्टेंस निकालना, कैसे मेजर करेंगे, मल्टीमीटर से साथ ही साथ ये भी बताते चल रहा है। यहाँ पर ओम का साइन रहता है, रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम। तो मल्टीमीटर पे यहां पर आप देखेंगे ओम का साइन है यहां पर, ठीक है। तो इस ओम पे ही हम इसको सेट करेंगे मल्टीमीटर को, और मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप्स को ये ओम का साइन लिखा हुआ है और इसमें रेंज दे रखी है कि किस वैल्यू तक का आप रेजिस्टेंस मेजर करोगे। तो सपोज करो अगर हमें 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेंज प्रॉपर सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर रेंज सेलेक्ट नहीं करेंगे आप तो ये गार्बेज वैल्यू देगा, प्रॉपर मेजरमेंट परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही दोनों प्रॉप पे हम टच कराएंगे तो मल्टीमीटर सही वाला है ना, ये प्रॉब इसकी सही नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ आ गया है। ठीक है। अब देखो इस पे रीडिंग शो कर रही होगी इसकी, है ना। तो जैसे ही प्रॉप टच कराएंगे ये डिजिटल वैल्यू आपको दे देगा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो उस तरीके से हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है तो हर रेजिस्टेंस पे इस तरीके का पीडीएफ ऑन करना, कलर कोडिंग होता है, ठीक है। हर रेजिस्टेंस पे इस टाइप का कलर कोडिंग होता है। विद द हेल्प ऑफ कलर कोड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो। तो कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हर जगह हमारे पास मल्टीमीटर तो अवेलेबल नहीं होता है ना। तो कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बैंड्स होते हैं, जैसे ये ब्रोकन रेजिस्टेंस है, खराब हो चुका है, कहीं से जल गया या कुछ हो गया तो ये रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं। ये इस तरीके का कलर बैंड होता है जिसमें फर्स्ट कलर किसको शो करता है, फर्स्ट डिजिट को शो करता है, सेकेंड कलर सेकेंड डिजिट को, और थर्ड और फोर्थ ये थर्ड वाला मल्टीप्लायर होता है जो लास्ट वाला होगा। लास्ट में की जो दो स्ट्रिप्स होती हैं उसमें सबसे लास्ट वाला टॉलरेंस होता है और उससे पहले वाला मल्टीप्लायर होता है। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस हमारा है, ये इसका कलर बैंड है, यहाँ पर ये कलर आपका ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो फर्स्ट डिजिट में ऑरेंज कलर में जाएंगे, कितना लिखा हुआ है 2, फर्स्ट डिजिट हमारी क्या हो गई 2 हो गई। उसके बाद में सेकेंड डिजिट में ब्लैक स्ट्रिप आ रही है तो ब्लैक कलर को देखेंगे, ब्लैक में कितना लिखा हुआ है 0, तो सेकेंड डिजिट हमारी क्या हो गई 0। अब इसके बाद में
थर्ड डिजिट क्या है, मल्टीप्लायर को डिनोट कर रही है, तो मल्टीप्लायर का कलर क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज पे जाएंगे, ऑरेंज लिखा हुआ है 100, तो 20 into 100 कितना हो गया 2000, तो 2000 का मतलब ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम। आगे जो लास्ट में सबसे लास्ट स्ट्रिप रहती है, ये जनरली या तो सिल्वर होती है या गोल्डन होती है, ये डिनोट करती है टॉलरेंस को। अब टॉलरेंस पे आ जाएंगे, कौन सा है, गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर पे क्या लिखा हुआ है 5%। 5% का मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 5% अप एंड डाउन हो सकती है, 5% ये रेजिस्टेंस ज्यादा भी शो कर सकता है और 5% रेजिस्टेंस ये कम भी शो कर सकता है। इसी तरीके से जैसे ये वाला है तो इसमें और ज्यादा पट्टियां हैं, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज्यादा होगी, तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, ये तीन ही कलर की मेजर जो पट्टियां होती हैं उनसे डिजिट्स लेकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड अरेंज करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लायर जिस कलर का है उस कलर का मल्टीप्लायर उठाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमें रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग। ठीक है, ये बेसिक चीज है। फिजिकल यूनिट्स क्या होती है, -12 जनरली आप लोग जानते ही हैं। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, माइक्रो 10⁻⁻6, मिली -3, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9 एंड टेरा इज 10⁻12। पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा आपने, जनरली जब क्लासरूम में कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं वो पैप वगैरह का या कहीं काफी जगह पे वेरिएबल रेजिस्टेंस आते हैं, आपने देखे भी होंगे बट यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस का थ्योरेटिकल सिंबल ये होता है ना, कहीं कहीं पे इसको क्रॉस करके भी दिखाते हैं, इस टाइप का भी आता है, इस टाइप का भी आता है, इस टाइप का भी आता है। तो जब इसको हम क्लॉकवाइज ईडीटी बोलते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो पीसीबीज होती हैं या आपने लैब में देखा होगा, उसको रोटेट करते हैं तो वैल्यू वोल्ट मीटर पे घटती बढ़ती है। क्यों घटती बढ़ती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम पास होगी, है ना, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट बढ़ेगी, सिंपल सा रिलेशन है। तो इस टाइप की ईडीटी स्विच भी आता है, इसको क्लॉकवाइज आप जब घुमाते हो तो ये स्लाइडर पॉइंट जो होता है ये रेजिस्टेंस पे इस तरीके से स्लाइड करता है। मान लो ए और सी दो पॉइंट है रेजिस्टेंस के, एक्चुअल रेजिस्टेंस के, तो अगर ये रेजिस्टेंस बी पे है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना ही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है। और जैसे जैसे इस पॉइंट को हम स्लाइड करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्लाइडर आगे बढ़ता है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, तो यही पूरा रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। पीछे जो आपने देखा वो तो फिक्स रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू फिक्स है, अगर वो 2 किलो ओम का है तो 2 ही किलो ओम का है ना। और इसको हम एज पर रिक्वायरमेंट, अगर ये 0 से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो इसी रेजिस्टेंस को हम 1 किलो ओम का भी यूज कर सकते हैं, 5 किलो ओम का भी यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 किलो ओम का भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंसेस या पोटेंशियोमीटर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैपेसिटर्स, चार्ज स्टोरेज एलिमेंट, वैरायटी ऑफ कैपेसिटर्स आते हैं, ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर कहाँ पे यूज किया जाता है। पेपर कैपेसिटर आता है, जो सबसे बेसिक कैपेसिटर है हमारा, वो पेपर कैपेसिटर आता है। हम लोग पढ़ते हैं ना थ्योरेटिकली कि कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अगर पॉजिटिव एक प्लेट को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है तो दूसरी प्लेट सप्लाई आ जाती है ना। कभी खोल के देखा है कैपेसिटर, 10-12 रुपए के आता है, 5-6 रुपए का आता है, लीजिए उसका आउटर कवर जो मेटल का रहता है खोलिए, खोल के देखिए क्या निकलता है, पेपर निकलता है। जो पेपर कैपेसिटर होता है वो पेपर का ही बना होता है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो चीजें बड़ी हो जाएंगी। उन पेपर कैपेसिटर को ही कोट किया जाता है, पेपर्स को ही कोट किया जाता है, और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करके लपेटा जाता है, वो प्लेट्स की तरह काम करता है। ठीक है, ऑयल फील्ड कैपेसिटर्स आते हैं,
और भी कैटेगरी के कैपेसिटर आते हैं, वो डिपेंड करता है कैपेसिटर कहाँ पर यूज किए जाते हैं। कैसे पहचानते हैं कैपेसिटर का पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है? वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि एक को अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं दूसरे पे नेगेटिव आ जाता है, लेकिन कैपेसिटर पे भी पोलैरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं उन पे लिखी रहती है और कहीं पे नहीं लिखी रहती है। कैसे पहचानते हैं? कैपेसिटर रखा है यहाँ पे? नहीं, छोटा वाला कोई भी कैमरा ऑन कर दो। चलो, वैसे यहाँ पर जो कैपेसिटर अवेलेबल है, यहाँ पर देखो ये बहुत स्मॉल वैल्यू का कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये थोड़ा हैवी वैल्यू का है, 47 माइक्रोवोल्ट 450 47 माइक्रोफैराडे 450 वोल्ट का है। आपने देखा होगा दो स्ट्रिप्स रहती हैं, एक तरफ ये नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है ना, नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। कुछ कैपेसिटर्स पे ये लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। कैसे पहचानते हैं? जब आप कैपेसिटर परचेज करते हो तो इसकी एक टांग लंबी होती है और एक टांग छोटी होती है। दो लेग्स है ना, एक लेग लंबी होती है, दूसरी लेग छोटी होती है। तो जो लंबी वाली लेग है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटी वाली लेग है वो नेगेटिव होता है, अगर कैपेसिटर पे नहीं लिखा है तो, है ना। अब अगर आप दोनों लेग्स को बराबर काट दो तब क्या होगा? तो कंफ्यूजन होगा, है ना। तो पहचानने का कोई तरीका नहीं है। आपने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करके दे रहा है उसको भी अल्टर कर दिया, है ना। तो फिर आप नहीं पहचान सकते हो कि विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव। कैपेसिटर की वैल्यू, किस वैल्यू का कैपेसिटर है, ये अगर उस पे नहीं लिखा है तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर यू कैन फाइंड द कैपेसिटेंस कि किस वैल्यू का कैपेसिटर है। जस्ट लाइक दैट मेजर ऑफ कैपेसिटेंस, इसको सेट करते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर का साइन रहेगा मल्टीमीटर पे, तो ये नॉब रोटेट करके उस पे लेते हैं और जो दो लेग्स हैं वो दोनों प्रॉब्स इस पे टच कराते हैं तो हमें वैल्यू दी जाती है यहाँ पर कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह वेरिएबल कैपेसिटेंस, बहुत सारे डिवाइसेस जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्किट्स बनाते हैं तो वहां पर हमें वेरिएबल कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट लगती है। एक फिक्स कैपेसिटर से काम नहीं चलता है, तो वहां पर अगेन वेरिएबल करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर भी इस टाइप में आता है। यहाँ पर इसको जब रोटेट करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है और एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है। दैट इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। वैसे डायोड भी है, वैरेक्टर डायोड, जो वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है जब उसको हम ऑपरेट करते हैं इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये जो वेरिएबल 3 पिन आता है, एक तो ग्राउंड रहता है, ठीक है, और बाकी 2 पिन्स पे हम कनेक्शन देते हैं। कॉइल्स जिस तरीके से सिंबल बनाते हैं, कॉइल को भी हम मेजर कर सकते हैं कि किस वैल्यू का है, इंडक्टर ये किस वैल्यू का है, यूजिंग द डिवाइसेस। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। दो तरीके का ट्रांसफार्मर आता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं
वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, क्योंकि अपर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। हमारी जितनी भी पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है डीलिंग विद लो वोल्टेज एंड लो करंट, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा 12 वोल्ट पे काम होता है और 12 वोल्ट डीसी पे ही काम होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए मार्केट में 12-0-12, 12-0-12 और 505 करके ट्रांसफार्मर्स आते हैं, जो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट जो भी आपकी सप्लाई आ रही है उसको 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वो सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। उसके बाद में आप उस वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर्स यूज कर सकते हो, आगे भी देखते हैं उसके बारे में, जिससे हमें डीसी मिल जाती है ना। तो अच्छा ये बताइए, ट्रांसफार्मर क्या डीसी होते हैं या नहीं? आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है? यस और नो? किस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर? सबने 12th में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डीसी ट्रांसफार्मर होते हैं या नहीं? रेलवेज की पूरी सप्लाई जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है वो तो डीसी पे ही चल रही है ना। वहाँ जो वायर्स में करंट फ्लो करती है वहाँ एसी करंट नहीं फ्लो करता है, डीसी फ्लो करता है। तो होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं। अगर होते हैं तो क्या वो ट्रांसफार्मर काम करते हैं? अभी तुम में से ही किसी ने बताया ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और इंडक्शन कब होगा? जब पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई हमें मिलेगी। और डीसी तो फ्लैट चलती है ना, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी इन डीसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। तो भूल से भी मत कह देना कि डीसी ट्रांसफार्मर बना है आज तक। बात समझ में आया? देयर इज नो डीसी ट्रांसफार्मर। अगर हम डीसी पे काम कर रहे हैं, डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्टर्स का यूज करेंगे, उसको स्टेप अप करेंगे, उसके बाद फिर उसको हम रेक्टिफायर यूज करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। आपने देखा होगा जब आप ट्रेवल करते हो रेलवे लाइन के किनारे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कन्वर्टर्स लगे रहते हैं और ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इसका मतलब है उस जगह पे वो एक कैलकुलेशन है कि डीसी ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर सकता, तो हमें इसको अगेन वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक फिक्स डिस्टेंस पे हमें अगेन उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है और एसी में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके उस वोल्टेज को अगेन एसी में कन्वर्ट करके फिर से हमें क्या करना है? रेक्टिफायर लगा करके डीसी लगा करके ट्रांसमिशन करना है। दैट्स व्हाई डीसी ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ही चेंज हो जाएगा। तो समझ गए ना कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर? और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, रोबोटिक्स में हमें 12 वोल्ट पे काम करना है मैक्सिमम। वी नीड टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जस्ट लाइक द 12-0-12 मार्केट में आता है 505, जो 220 वोल्ट या 250 वोल्ट को 12 वोल्ट या 5 वोल्ट पे स्टेप डाउन करता है। फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं और रेक्टिफाई करने के बाद डीसी वोल्टेज को यूज करते हैं। जो डीसी पावर सप्लाई आती है डायरेक्टली बनी बनाई, जो डायरेक्टली हमें 12 वोल्ट डीसी दे रहा है या 5 वोल्ट डीसी दे रहा है, उसमें भी अंदर यही सर्किट होता है। सबसे पहले जो 250 वोल्ट या 220 वोल्ट हमारी डोमेस्टिक सप्लाई जा रही है उसको हम स्टेप डाउन करते हैं 12 वोल्ट पे। उसके बाद में रेक्टिफायर सर्किट यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं ताकि पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जाए। देन हम डीसी सप्लाई को अपने यूज में लेते हैं। दिस इज क्रिस्टल। नाम सुना है क्रिस्टल का? बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
क्या करता है ये? क्रिस्टल का सिंबल ये होता है, फिजिकल क्रिस्टल इस तरीके का होता है जहां पर भी हमें क्लॉक की आवश्यकता है, ऑसिलेशंस की आवश्यकता है, ठीक है, वहां बिना क्रिस्टल के हम आगे काम नहीं कर सकते। जनरली जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जितने भी माइक्रो कंट्रोलर डिजाइंड हैं, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर हम बात करें 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, वो काम करता है 3 मेगाहर्ट्ज पे। अब 3 मेगाहर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी? कहीं ना कोई ऐसी डिवाइस होगी जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रही होगी, सो दैट इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। इसकी आवश्यकता, इस डिवाइस की आवश्यकता हमें वहां पर लगती है जहां पर क्लॉक की आवश्यकता होती है। जनरली जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो बिना ऑसिलेटर के काम नहीं करते। बात समझ में आया? क्रिस्टल क्या होता है और कहां पर यूज होता है। और क्रिस्टल से मैंने अभी बताया जैसे 8085 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, तो स्पीड भी माइक्रो प्रोसेसर की इसी से जज की जाती है। T = 1/f, फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, T का मतलब टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, वो पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। These are the electromechanical components। अभी आपको बताया था कि जो हैवी स्विचेस होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट से नहीं बने होते हैं, उसमें मेटालिक पार्ट भी यूज करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी यूज करते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के जो हैवी वोल्टेज के स्विचेस बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक दैट, ये सारे पेट्रोल पंप वगैरह हो गए जहाँ पर हैवी वोल्टेज या हैवी करंट की आवश्यकता होती है ना, और जहाँ पर हैवी अप्लायंसेस यूज होते हैं वहाँ पर हम इन नॉर्मल स्विचेस को यूज नहीं कर सकते, मेल्ट आउट हो जाएंगे। उनकी जगह पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस का यूज करते हैं। इनको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। हर स्विच में एक पिन जो रहता है, जैसे सपोज करो ये 3 पिन स्विच है, तो एक पिन ग्राउंड का होगा, एक पॉजिटिव का होगा, एक नेगेटिव का होगा, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों प्राप्त टच कराते हैं और स्विच को ऑन मोड पे रखते हैं। अगर बीप की आवाज आ रही है इसका मतलब सिग्नल पास हो रहा है, तो स्विच आपका काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पिन को भी चेक करेंगे। अगर बीप का आवाज आ रहा है इसका मतलब स्विच काम कर रहा है इन ऑन मोड, और अगर ऑन मोड पे बीप की आवाज आ नहीं रही है इसका मतलब स्विच के अंदर कुछ फॉल्ट है, स्विच इज नॉट इन वर्किंग। तो इस तरीके से सारे स्विचेस को हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर कि स्विच काम कर रहा है प्रॉपर्ली कि काम नहीं कर रहा है। ये कुछ स्विचेस की टाइप दे रखी है। एसपीएस की स्विच होता है जो नॉर्मल स्विच हमारा बोला जाता है, जिसको हम पुश करते हैं और ये अलाइनमेंट यहाँ से कनेक्ट हो जाता है जिससे करंट यहाँ से पास होना स्टार्ट हो जाता है। पुश बटन, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पीटीटी स्विच आती है, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो वो करंट को पास करता है, अदरवाइज वो अपने आप रिलीज हो जाता है। तो ये पुश बटन हो गया। पुश टू ब्रेक स्विच आता है, जस्ट लाइक दैट। एसपीडीटी आता है, ये ड्यूल स्विच होता है बेसिकली, ठीक है। 2 पोल होते हैं इसमें, सिंगल पोल, डबल पोल। अगर 2 वे कनेक्शन के लिए घरों में 2 वे स्विच यूज करते हैं ना, तो वो एसपीडीटी टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। इसी तरीके से ये सेलेक्टर स्विच है, मल्टीपल डायरेक्शन स्विच होता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल में भी एसपीडीटी स्विच होता है, स्विच आता है हैवी ड्यूटी में। इसके बाद में रिलेज। रिलेज का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग देखते हैं आजकल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स आते हैं,
है ना। अगर हमारा वोल्टेज एक पार्टिकुलर लेवल पे कम हो जाता है तो क्या करता है, अंदर जो ट्रांसफार्मर रखा गया स्टेबलाइजर में रिले स्विच करता है, और स्विच करने के बाद में बेसिकली वो बीच बीच की वाइंडिंग हम कनेक्ट करते हैं रिले से, और 3 रिले लगाते हैं। अगर 3 कट में हम बना रहे हैं तो रिले का काम होता है बेसिकली पार्टिकुलर सिग्नल को जज करना जिस चीज के लिए वो डिजाइन की गई है, और वोल्टेज लेवल को शिफ्ट करना आगे के सर्किट के लिए। दैट इज द वर्क ऑफ रिले। डिफरेंट टाइप्स की रिलेज आती हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट प्लेसेस पे जहां पर हम यूज करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे ये काम करती हैं रिलेज। स्पीकर्स क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है? वॉइस सिग्नल में, ऑडिबल सिग्नल में, साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ये माइक्रोफोन रखा हुआ है ना, दैट इज आल्सो अ ट्रांसड्यूसर। स्पीकर इज आल्सो अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन आपको पता होगी। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, है ना। अब ट्रांसड्यूसर बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार हम ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे, है ना। तो ये एक माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा जनरली आपके मोबाइल का जब आवाज जाना बंद हो जाती है तो आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि इसकी आवाज नहीं जा रही, तो वो कहता है कि इसका माइक्रोफोन गड़बड़ हो गया होगा। वो तुरंत निकालता है, काला सा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा माइक्रोफोन आता है जो हमारे इन स्मार्टफोन्स में यूज होता है। वो तुरंत उसको निकाल करके, वो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं, सिंपल उठाया वहीं पे रख दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। एसएमडी कंपोनेंट्स बोलते हैं उनको, सरफेस माउंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो उसको निकाल करके नया माइक्रोफोन लगा देता है और आपका सिग्नल ट्रांसमिशन सही हो जाता है। तो माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है, जस्ट लाइक द स्पीकर, जो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसका वाइस वर्सा आपका स्पीकर है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिबल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिबल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ये भी एसएमडी लगा के दिया। इसके बाद में मोटर्स हैं। मोटर्स क्या काम करते हैं? मोटर्स का वर्क क्या होता है बेसिकली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और मैकेनिकल में भी कौन सी एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी, है ना। अब बेसिकली मोटर 3 कैटेगरीज के होते हैं, है ना। एक तो नॉर्मल डीसी मोटर जो हम लोग यूज करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, नॉर्मल डीसी मोटर। सेकेंड वन इज स्टेपर मोटर एंड थर्ड वन इज सर्वो मोटर। सर्वो मोटर जो है डीसी मोटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। सिंपल डीसी मोटर क्या होता है? ये सिंपल टाइप का रोटेशन प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे उसको वोल्टेज मिल रहा है, रोटेशन वो आरपीएम उसका घटता बढ़ता रहता है, या एक फिक्स आरपीएम पे भी काम करता है। स्टेपर मोटर्स क्या होते हैं? ये एक इनका रोटेशन एक एंगल
में भी आप फिक्स कर सकते हो और प्रोग्रामेबल होते हैं, मोर एक्यूरेसी के साथ में आते हैं। तो जनरली जो रोबोट्स वगैरह हम यूज करते हैं वहां पर स्टेपर और सर्वो मोटर का ही बेसिकली यूज किया जाता है। दे आर मोर प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू डेटा। आपने कंट्रोलर यूज कर रखा होगा, उसमें पर्टिकुलर स्पीड के लिए, टार्क के लिए प्रोग्राम बना रखा होगा। मान लो आपका जो रोबो है एक प्लेन सरफेस पे है, तो वहां पर उस समय हमें बहुत ज्यादा टार्क की आवश्यकता नहीं है ना, तो उस समय आरपीएम उसका फिक्स रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अगर कहीं पे इंक्लाइन प्लेन आ गया तो वहां पर हमें क्या है, टार्क की आवश्यकता है। तो जो प्रोग्राम आपने बर्न कर रखा है वो प्रोग्राम गाइड करेगा मोटर्स को, यहाँ पर टार्क आपको ज्यादा देना है। ये नॉर्मल डीसी मोटर में हम काम नहीं कर सकते। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टेपर एंड सर्वो मोटर्स। तो ये मोटर्स हैं आपके जो यूज होते हैं रोबोटिक्स में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स एंड सर्वो मोटर्स हैं। ये मोटर्स कुछ रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा इनको। इसके बाद में आ गया एक्टिव कंपोनेंट्स। जो भी हमने बात की थी वो कंपोनेंट्स जिनसे हम वोल्टेज एंड करंट का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट्स। तो मोस्टली जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं वो एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं। जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर हो गया, FET हो गया, मॉसफेट हो गया, CMOS हो गया, दीज आर द एक्टिव कंपोनेंट्स। क्योंकि अगर कोई हमें एम्पलीफायर बनाना है तो बिना ट्रांजिस्टर या मॉसफेट या FET के पॉसिबल नहीं है। ये सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि डायोड, फिजिकल डायोड इस टाइप का होता है। दैट इज द सिंबल ऑफ डायोड जो क्रिटिकली पढ़ते हैं, है ना। इस टाइप का डायोड मिलता है। आपको पता है इधर एनोड है, इधर कैथोड है। ये P साइड को डिनोट करता है और ये वर्टिकल लाइन N साइड को डिनोट करती है। तो जो फिजिकल डायोड होता है उसमें एक सिल्वर पट्टी होती है। सिल्वर पट्टी डिनोट करती है N साइड को, रिमेनिंग ब्लैक पोर्शन जो होता है वो डिनोट करता है P साइड को। ठीक है। अब ये सिंपल IN4007 रेक्टिफायर डायोड है। देयर आर वैरायटी ऑफ डायोड्स available which are used in different applications and different purposes। ठीक है। अभी वेरिएबल कैपेसिटेंस हमने देखा था। एक वैरेक्टर डायोड आता है जो रिवर्स बायस में, उसको हम एज ए वेरिएबल कैपेसिटर की तरह भी यूज करते हैं। तो है तो वो डायोड, लेकिन काम क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल वो पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करेगा, लेकिन जैसे उसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तो वो वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करने लगता है। वो मल्टीपर्पज है। सो दिस इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायोड। रखा है यहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं। अब डायोड को हम टेस्ट कर सकते हैं कि डायोड वर्किंग है कि नहीं है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। वही कॉन्टिन्यूटी टेस्ट सबसे ज्यादा काम का है। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पे रखेंगे। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पे ही रखेंगे और कॉन्टिन्यूटी टेस्ट पे रखने के बाद में, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट रखने के बाद में यहाँ पर आपको बीप की आवाज नहीं आएगी। यहाँ पर आपको बीप की आवाज नहीं आएगी। अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो आपको यहाँ 0 शो होगा, और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है, अच्छा डायोड है, रिवर्स बायस का मतलब डायोड खराब हो चुका है, तो बीप की आवाज नहीं आएगी। और अगर डायोड सही है तो बीप की आवाज आएगी, प्लस यहां पर एक हैवी रेजिस्टेंस शो करेगी, कुछ वैल्यू शो करेगी जो 500 या 600 के करीब होगी। इसका मीनिंग क्या है, वहां पर जो पीएन जंक्शन बीच में बनता है ये उसका रेजिस्टेंस होता है, एक फिक्स वैल्यू शो करता है। तो इस तरीके से हम मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं कि डायोड हमारा
सही है या नहीं है, वर्किंग में है या नहीं है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाते हैं, नहीं तो पूरा लेक्चर ही हो जाएगा उसके। इसके बाद में आता है रेक्टिफाइंग ब्रिज। नाउअडेज अगर कहीं पर भी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बिना रेक्टिफायर के पॉसिबल नहीं है। और रेक्टिफायर जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो दो टाइप का पढ़ा होगा, सेंटर टाइप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टाइप रेक्टिफायर कॉस्टली पड़ता है क्योंकि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर कॉस्टली आता है। तो दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर ही हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। नाउअडेज ब्रिज रेक्टिफायर प्लग एंड प्ले में भी आता है, सिंपल, उसको हमें इंसर्ट करना रहता है और वो रेक्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट लाइक दैट। ये सारे ब्रिज रेक्टिफायर के ही टाइप्स हैं, ये बने बनाए आते हैं, इस टाइप के मैन्युफैक्चर्ड आते हैं। अदरवाइज अगर हमें 4 डायोड IN4007 लेकर के रेक्टिफायर बनाना है तो इस तरीके से 2 डायोड कनेक्ट करेंगे, D1 D2 D3 एंड D4। ये 2 डायोड इस डायरेक्शन में और 2 डायोड इस डायरेक्शन में, ठीक है। इधर से 2 पॉइंट से हम क्या करेंगे, AC इनपुट लेंगे इन दोनों पॉइंट से। यहाँ पर ABCD 4 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंट से हमने AC इनपुट लिया और इन दोनों पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे। बेसिकली यहाँ पर आउटपुट अगर डायरेक्टली लेंगे तो आउटपुट तो आ जाएगा लेकिन प्रॉपर नहीं आएगा। यहाँ एक प्रॉपर वैल्यू का रेजिस्टेंस भी लगा होना चाहिए जिसके क्रॉस हम आउटपुट लेंगे। अब जो यहाँ से आउटपुट हमें मिलेगा वो प्योर डीसी नहीं मिलेगा, वो पल्सेटिंग डीसी मिलता है, ठीक है। उसमें पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है, उसमें एसी कंपोनेंट्स भी मिक्स रहता है, दैट इज नॉट प्योर डीसी। अगर हमें प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है उसको, है ना, प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक द देयर आर वैरायटी ऑफ फिल्टर्स आर यूज्ड। जो सबसे बेसिक फिल्टर है वो आपका कैपेसिटर फिल्टर यूज करते हैं। इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं जो रिपल्स को रिमूव कर देता है, जिससे पल्सेटिंग डीसी प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस डीसी को हम जहाँ चाहेंगे वहाँ यूज कर सकते हैं। That is another type of diode, Schottky diode, different applications हैं। Zener diode is most important thing. That is the symbol of Zener diode और Zener diode इस टाइप से आता है। Zener diode एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में तो पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस में इसका मेजर एप्लीकेशन है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आज जहां कहीं भी हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई देखते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब फिक्स पावर सप्लाई, अगर इनपुट वेरी करे तब भी उसका आउटपुट वेरी ना करे। SMPS जो आता है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, हम अपने डेस्कटॉप में पावर सप्लाई में यूज करते हैं, बिना रेगुलेटर के पॉसिबल नहीं है SMPS बनाना, ठीक है। इसकी आईसीज आती हैं 7805, 7805। 7805 का मतलब है 78 सीरीज है, लास्ट के 5 का मतलब है ये 5 वोल्ट फिक्स आउटपुट हमें देगा। 78010 आता है 10 वोल्ट फिक्स आउटपुट देगा। 78015 आता है, इसका मतलब है 15 वोल्ट हमें फिक्स आउटपुट मिलता है। तो एज अ रेगुलेटर यूज करता है, यूज होता है इसका। ऐसा कोई सर्किट नहीं जहाँ इसको यूज न किया जाए। जहाँ कहीं भी हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए वहाँ इसी को यूज करते हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब इनपुट अगर वेरी भी कर रहा है तो आउटपुट जो 5 वोल्ट जा रहा है फिक्स आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर इनपुट हमने 3 वोल्ट कर दिया तो उधर भी आउटपुट पे भी 3 वोल्ट मिल रहा है, नहीं, वहां पर आपको 5 वोल्ट फिक्स मिलेगा अगर 3 वोल्ट आ रहा है। तो इसके लिए जेनर डायोड की वर्किंग एक बार देख लीजिएगा। जेनर रीजन होती है ना, हालांकि वर्किंग से मतलब नहीं, आपको एप्लीकेशन से मतलब है ना। दिस इज द वैरेक्टर डायोड जो भी बात कर रहे थे, जो वेरिएबल कैपेसिटेंस की तरह भी बिहेव करता है। दिस इज द सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड। ये डायोड का सिंबल है, इसके आगे कैपेसिटर का भी सिंबल आ गया, तो दोनों को मिला करके वैरेक्टर डायोड का सिंबल बनता है, जस्ट लाइक दैट। और ये रिवर्स बायस में जब ऑपरेट होता है तो एज ए वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। दैट इज
टनल डायोड, ये टनल डायोड है, टनलिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। हैवी डोप डिवाइस होती है। जनरली जब आप लोग पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, पीएन जंक्शन डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज जब तक कटिंग वोल्टेज से ऊपर नहीं पहुंचता है तब तक करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक करंट आपको जीरो मिलता है। ये टनल डायोड बहुत ही हैवीली डोप डायोड होता है। जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो तुरंत करंट मिलना वहीं से स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू टनलिंग एक्शन। उसका सर्किट सिंबल ये है। फिजिकल डायोड इस टाइप का होता है। यूज करते हैं कहां पर? जहां पर बहुत हाई स्पीड स्विचिंग होती है ना, हाई स्पीड स्विचिंग होती है, वहां पर टनल डायोड का यूज किया जाता है। These are the BJT bipolar junction transistor, टू टाइप्स का होता है, PNPN, NPN। दो टाइप का होता है PNPN, NPN 3 टर्मिनल डिवाइस है, एमिटर एंड कलेक्टर। ठीक है, हमें इस टाइप का ट्रांजिस्टर मिलता है। ठीक है, फिर मार्केट में आप लेने जाओगे तो आपको ट्रांजिस्टर इस टाइप का मिलेगा। इस पे देखो एक नंबर लिखा हुआ है ना, एक नंबर लिखा हुआ है। अब इस पे कहीं भी आपको एमीटर, बेस और कलेक्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ही ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये एनपीएन है या पीएनपीएन। कैसे पहचानेंगे? या तो ये नंबर डाल करके हम डेटा शीट सर्च करें इसकी, तब हमें पता चलेगा कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। और इन तीनों टर्मिनल से बेस कौन सा है, एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। इससे इस पे मत जाइएगा बीच वाला बेस है तो इधर और उधर वाले दोनों या तो कोई एमीटर होगा या कलेक्टर होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर वी कैन फाइंड आउट द ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन है या पीएनपी है, ये भी पता कर सकते हैं। और इन तीनों टर्मिनल में एमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, ये भी पता कर सकते हैं। कैसे? मैं बताए दे रहा हूं आपको। मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं कॉन्टिन्यूटी मोड पे, सिंपल, या रेजिस्टेंस पे सेट कर लो या कॉन्टिन्यूटी मोड पे सेट कर लो। और पहले जो रेड वाली प्रॉब है, रेड वाली प्रॉब पहली पिन पे टच कराते हैं, दूसरी ब्लैक वाली प्रॉब दूसरे पिन पे टच कराते हैं। टच कराने पर अगर स्क्रीन पे कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, वो नोट कर लेते हैं। सपोज करो 572 मिला है। उसके बाद में फिर रेड वाली पिन यहीं पे रहेगी, ब्लैक वाली पिन इस पे टच कराएंगे, फिर हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लो 600 मिली, पहले 572 मिली थी, फिर 600 मिली। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे इन वैल्यूज से ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? सबसे पहले हमने रेड वाली टर्मिनल यहाँ पर टच कराया था, मतलब पॉजिटिव वायर थी। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये P हो गया। अब ये P हो गया तो ये दोनों NN है। वैल्यू कब मिलती है? जब सर्किट कंप्लीट होता है। अगर एक जगह से पॉजिटिव करंट या सिग्नल जा रहा है, दूसरी जगह से नेगेटिव होकर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तभी आपको वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो प्रॉब बदल करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रहा था, जो वैल्यू आ रही थी वो 572 आ रही थी, और यहाँ पर जो इन फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो वैल्यू आ रही थी वो 600 आ रही थी। बात समझ में आया? तो पहले तो ये कंफर्म हो गया कि ये P है और ये N है और ये N है, PNN, मतलब दो बार N आया, एक बार P आया, इसका मतलब NPN ट्रांजिस्टर है। पहले तो हमने ये पता कर लिया कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब दो वैल्यूज हमें मिल रही थी, इन दोनों पॉइंट के बीच में वैल्यू मिल रही थी 572 और इन दोनों पॉइंट के बीच में वैल्यू मिल रही थी 600। जो एमीटर, जो ट्रांजिस्टर होता है, उसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस उसका कम होता है, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो के बीच में मिल रहा था, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ज्यादा मिल रहा था। अब ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया? एनपीएन। ये P था तो P का मतलब ये तो बेस हो गया,
बीच वाला क्या है, बेस होता है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पी जो हमें मिल रहा है इसका मतलब तो ये तो टर्मिनल हो गया बेस। अब इन दोनों में एक कलेक्टर है और एक एमीटर है, तो जिस पर हाई रेजिस्टेंस मिल रहा था वो एमीटर है और जिस पे कम रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कलेक्टर है। क्योंकि ट्रांजिस्टर का जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस हाई होता है और आउटपुट सेक्शन का रेजिस्टेंस लो होता है। ये सारी डिवाइसेस में रखते हैं, चाहे एफईटी हो या बीजेटी हो या मॉसफेट हो। क्यों? क्योंकि आउटपुट से ही आप आगे की ड्राइव्स करोगे, आउटपुट की ही से ही आप आगे की ड्राइव करोगे। तो आउटपुट का जब रेजिस्टेंस लो होगा तो वोल्टेज या करंट हमें ज्यादा मिलेगा और इनपुट सेक्शन में नॉइज कम हो, इस वजह से इनपुट इंपीडेंस हाई रखा जाता है। इसीलिए जो मॉसफेट होता है उसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू बीजेटी। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यही रिवर्स क्रॉप पे हो रहा है, ब्लैक यहाँ रेड यहाँ, तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और एमीटर और बेस पहचानने का तरीका वही, जिस पर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है वो एमीटर टर्मिनल और जिस पर रेजिस्टेंस कम मिल रहा है वो कलेक्टर टर्मिनल। सो दिस इज द सिंबल एनपीएन एनपीएन। बाकी हम यूज कहां करते हैं ट्रांजिस्टर का? बेसिक एप्लीकेशन जो है वो मेजर उसको एज ए एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं। एक इस तरीके का भी ट्रांजिस्टर आता है क्रिस्टल में, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दो ही टर्मिनल होते हैं, क्रिस्टल वाला जो आता है यहाँ पर दो ही टर्मिनल होते हैं किसी किसी में। तो जो इसकी बॉडी होती है ना वो काम करती है बेस की तरह, सॉरी कलेक्टर की तरह। बेस और एमीटर दो टर्मिनल्स होते हैं, उनको फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसी रेजिस्टेंस से कि कौन सा बेस है और कौन सा एमीटर है। इसी तरीके से एफईटी को आइडेंटिफाई करते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को। वो करंट कंट्रोल डिवाइस है और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसका इनपुट इम्पीडेंस बीजेटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बीजेटी के कंपैरिजन में काफी कम होता है, जिससे स्विचिंग एक्शन फास्ट हो जाता है। दैट इज यूजेटी इस फॉर्म में आता है। एससीआर पावर एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं इनको। ये ऐसा डायोड होता है जो करंट को दो डायरेक्शन में पास करता है, जस्ट लाइक दैट। ये इसका फिजिकल लेआउट है। ट्राइड works as a thyristor but it allows the current to ये भी दोनों डायरेक्शन में करंट पास करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में पास करता है। आगे क्लासेस में एक आध सब्जेक्ट चलता है, वहां पढ़ने को मिलेगा आपको, जो रोबोटिक्स वाले हैं। नेक्स्ट आपकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई, एलईडी, ठीक है। सबसे बेसिक आपकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये भी एक तरीके का डायोड है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। बस अंतर क्या है, डायोड्स को बनाने में हम वहां पर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं, जस्ट लाइक द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड होता है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर यूज करते हैं गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या इन तीनों मटेरियल का मिक्सचर। वो डिपेंड करता है कि हमें किस कलर की एलईडी बनानी है। आपने देखा है ना, मल्टी कलर एलईडी आती है, एक ही एलईडी 3 कलर एग्जिबिट करती है। वो डिपेंड करता है कि किस कलर की एलईडी बनानी है, तो कौन से मटेरियल को किसके साथ में मिक्स करके एन टाइप और पी टाइप हमें बनाना है। उसके अनुसार उससे जो इमिटेड लाइट है वो किस
विबज्योर वाला बैंड किस वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रहा है, किस वेवलेंथ कौन सी हमें मिल रही है, तो उसी बैंड में वो लाइट कर रहा है। मैक्सिमम 3 तरह की हम लेयरिंग कर सकते हैं, इसीलिए जनरली आपने देखा होगा जो मल्टी कलर एलईडी आती है 3 ही कॉम्बिनेशन में आती है, RGB 3 ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे, चौथा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। एक एलईडी 3 ही कॉम्बिनेशन में मिलेगी, आरजीबी हो सकता है, रेड ब्लू ग्रीन हो सकता है, या ग्रीन येलो पिंक हो सकता है ना। 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे क्योंकि लेयरिंग जनरली 3 ही की करते हैं। नेक्स्ट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, बहुत यूज करते हैं हम लोग इसको, है ना। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या होता है, नाम ही इसका रखा गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 नंबर्स ये हाईलाइट कर सकता है। अगर यहाँ पर काउंट करेंगे ए से लेकर के कहां तक जा रहा है आपका, एच तक जा रहा है, ठीक है। नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी तक जा रहा है, एच छोड़ दीजिए, एच तो इंडिकेशन के लिए होता है। तो अगर इनको काउंट करेंगे 3 ऊपर हो गई, 3 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 लेटर्स को हाईलाइट कर सकता है ये। हाँ सर, बस 10 मिनट। तो ये क्या करता है, अब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले से ही बना हुआ है, कई डिस्प्ले यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। तो अब ये हाईलाइट कैसे होता है, इन पिंस पे सिग्नल जाता है, इन पिंस पे सिग्नल जाता है, तो पार्टिकुलर वही पोर्शन हाईलाइट हो जाता है, वही पोर्शन हाईलाइट हो जाता है। अगर ए पर सिग्नल जा रहा है तो ए वाला ब्लिंक करेगा, बी पे सिग्नल जा रहा है तो ये वाला बी वाला ब्लिंक करेगा, सी पे जा रहा है तो सी वाला ब्लिंक करेगा, डी पे जा रहा है तो डी वाला ब्लिंक करेगा। वही पोर्शन जाने लगता है तो नंबर हमें उस फॉर्म में दिखने लगता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़े बड़े 7 सेगमेंट बोर्ड ही लगे होते हैं, कई 7 सेगमेंट को कंबाइन करते हैं ट्रेन इंफॉर्मेशन को करने के लिए, है ना। तो बस ये वोल्टेज लेवल ही इन पे पास किया जाता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट है, नंबर्स डिजिटल फॉर्म में जाते हैं 1010 के फॉर्म में, 1 का मतलब +5 वोल्ट, तो वो पोर्शन हाईलाइट होने लगता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ कंपोनेंट्स इसमें और बचे हुए हैं। लास्ट पोर्शन है एलडीआर वगैरह का, उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, टाइम हो रहा है, तुम लोगों को भी जल्दी होगी, है ना। नहीं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा, और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आप जब कभी भी बैठते हो या कोई कंपोनेंट यूज करते हो, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि हाउ टू यूज, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे यूज करेंगे, तो आप उसको यूज तो करोगे, बट उसके पीछे का ये पता नहीं चलेगा। बाकी कल जो है ये लोग 1-2 प्रोजेक्ट्स और डिस्प्ले करेंगे। हाँ, माइक्रो कंट्रोलर को कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं और कैसे उसको हम सर्किट्स में यूज करते हैं, ये डिस्कशन कल के सेशन में करेंगे। थैंक यू। एक डेमो दिखाएगा, कल से प्रोजेक्ट है वो सर, अभी दिखाते सर, एक कल दिखा देना, ये पूरा जो है कल के लिए, ठीक है बेटा।